गुड इवनिंग। तुम लोग कोई भी गरबा नहीं खेल रहे हो क्या? अच्छा। आज तो बारिश हो गई। गुड इवनिंग क्लाउडिया। ओके। मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर। ओके। ठीक है। गुड इवनिंग ऋषभ। फाइन। तो अभी अपनी जीके की क्लास काफी टाइम के बाद हो रही है। लास्ट मंथ मोस्टली आपके सभी के एग्जाम्स थे तो हमने क्लास नहीं रखी थी। राइट। बट फिर अभी गरबा वगैरह चल रहा था तो फिर से नहीं रखी थी। बट मैंने सोचा आप ही रख देते हैं जितने भी लोग आए। फिर थैंकफुली आज बारिश हो गई तो काफी लोगों के गरबा प्लान्स कैंसिल हो गए होंगे। ठीक है। सो विच इज गुड। सो वील स्टार्ट अवर डिस्कशन फॉर टुडे। तो जैसे मैं हर क्लास में करता हूँ, वी डिस्कस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वन स्पेसिफिक टॉपिक। तो हमने साइंस पे बेस्ड क्वेश्चंस लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। उसके पहले इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट पे किए थे, उसके पहले ज्योग्राफी पे भी किए थे। राइट। सो ऑन डिफरेंट टॉपिक्स वी हैव कवर्ड, वी हैव डिस्कस्ड क्वेश्चंस। फाइन। तो ये जो क्वेश्चंस हैं या ये जो टॉपिक्स हैं ये रेफरेंस में सीयूईटी का जो जनरल टेस्ट है वहां से लेता हूँ। जनरल टेस्ट के प्रीवियस 2-3 इयर्स में जो भी टॉपिक्स के क्वेश्चंस आए हैं वो सारे टॉपिक्स पे मैं ये आपके लिए क्वेश्चन है प्रिपेयर करता हूँ। राइट। सो सीयूईटी है तो वो ब्रॉडेस्ट है। अगर हम उसके हिसाब से प्रिपेयर करते हैं तो बाकी एग्जाम्स में भी दिस जीके विल हेल्प। और ये वीडियोस आपके साथ अब यूट्यूब पे डायरेक्टली अवेलेबल है तो आप आपके लैपटॉप से भी अब ये देख सकते हो। ये शायद आपको कन्वे कर दिया गया है। अब वो ऐप में नहीं आते हैं बिकॉज ऐप में एक इशू आता था कि आप वो ऐप में ही देख सकते थे सिर्फ। इफ यू वांट टू वॉच इट ऑन अ बिगर स्क्रीन ऑन अ लैपटॉप और डेस्कटॉप तो वहाँ पे दिस वाज नॉट पॉसिबल। तो अभी हमने डायरेक्टली यूट्यूब ही शेयर करना स्टार्ट कर दिया है। एंड सेकेंड थिंग वाज कि एक ये रिकॉर्डिंग का ऐप था और एक टेस्ट वाला ऐप था तो दो ऐप में भी कंफ्यूजन होता था। लोग दोनों ऐप में से ढूंढते रहते थे कहाँ पे क्या करना है। सो नाउ देयर इज ओनली वन ऐप जिसपे आपको टेस्ट देना है। रिकॉर्डिंग्स के लिए यू जस्ट हैव टू हैव जूम, सॉरी, यूट्यूब ऑन योर डिवाइस एंड दैट्स इट। तो यूट्यूब तो सभी के पास होता ही है। राइट। सो वील स्टार्ट आवर डिस्कशन फॉर टुडे। अगर किसी को नहीं पता है यूट्यूब पे कैसे रिकॉर्डिंग्स एक्सेस करनी है तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी, आज क्लास के बाद या कभी भी जब आप सेंटर पे आए यू कैन कांटेक्ट। ठीक है। ओके। सो वील स्टार्ट अवर डिस्कशन फॉर टुडे एंड द टॉपिक फॉर टुडे इज स्पेस। ठीक है। तो स्पेस, व्हेन वी hear the word space, so what comes to our mind? एम्प्टीनेस। हाँ, एम्प्टीनेस तो ठीक है बट दिस इज नॉट द फिलोसॉफिकल स्पेस, दिस इज द स्पेस अराउंड अस, दैट मीन्स द स्पेस इन द यूनिवर्स। राइट। सो व्हेन वी से स्पेस तो वी टॉक अबाउट other planets, other solar systems, other galaxies, all these things, right?
तो ये सब की बात हम लोग आज के डिस्कशन में करेंगे. सो एज all our classes, there will be questions and then there will be answers on the next slide. So question के time पे you will have a chance to answer the question, right? So now this is your first question for today. The asteroids revolve around the sun in between. Asteroids क्या होते हैं ये आपको पता होगा. सन के अराउंड प्लैनेट्स तो रिवॉल्व करते ही है, राइट? उसके अलावा देर आर सम अदर स्पेशल ऑब्जेक्ट्स विच आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स. तो ये प्लैनेट्स के जितने बड़े नहीं होते और उनके जितने शेप में भी नहीं होते, वेरियस शेप्स के होते हैं और बहुत छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू अ प्लैनेट. ठीक है. ऑप्शन बी मार्स एंड जुपिटर. ठीक है. जुपिटर एंड सैटर्न. नहीं. फाइन. सो आंसर इज ऑप्शन बी. यस. तो बहुत सारे एस्टेरॉइड्स हैं जो मार्स एंड जुपिटर के बीच में रिवॉल्व करते हैं, राइट? सो एज वी स्टार्ट फ्रॉम सन, सन हमारे सोलर सिस्टम में सेंटर में है. तो सन के बाद नेक्स्ट जो प्लैनेट आता है दैट इज मर्क्यूरी, देन वी हैव वीनस, देन वी हैव अर्थ, देन मार्स एंड देन जुपिटर. तो मार्स एंड जुपिटर के बीच में ये जो इतना स्पेस है, ये स्पेस में ही मैक्सिमम एस्टेरॉइड्स अपने को मिल गए, राइट? तो अब ऐसा एक थ्योरी है कि मार्स एंड जुपिटर के बीच में एक और कोई प्लेनेट था जो ब्रेक हो गया, जिस जो बहुत छोटे छोटे पीसेस में स्प्लिट हो गया, और उसी के इतने सारे पीसेस हैं जो अभी आज एस्टेरॉइड के फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं, राइट? सो दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द एस्टेरॉइड्स दैट आर देयर इन द स्पेस, दे लाई इन दिस बेल्ट, राइट? सो दिस इज द बेल्ट जिसमें ये मैक्सिमम एस्टेरॉइड्स अपने को मिलते हैं, मेन बेल्ट. क्लियर है बात? So these asteroids are found mostly between Mars and Jupiter. ठीक है. Okay. So next question. Which of the following is called the twin of Earth? ठीक है. ऋषभ. ठीक है काव्या. ठीक है काव्या. Okay. So the answer is Venus, right? So as we have just discussed, सन से अगर आप नेमिंग करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले आता है मर्क्यूरी, देन वीनस, देन अर्थ एंड देन मार्स. क्लियर? तो ट्विन ऑफ अर्थ है, दैट मीन्स अर्थ के जैसी कुछ तो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. देन ओनली वी कैन से दैट द प्लैनेट इज सिमिलर टू अर्थ इन दिस एस्पेक्ट. ठीक है. ऑल्दो सारे प्लैनेट्स एक दूसरे से बहुत ही अलग हैं इन देयर शेप, साइज, एटमॉस्फेयर, सेंस ऑफ रोटेशन. सारे प्लैनेट्स का काफी कुछ डिफरेंट है, बट फिर भी वीनस एंड अर्थ में वी हैव सम सिमिलैरिटी. द मोस्ट कॉमन सिमिलैरिटी इज कि दोनों का जो साइज है वो मोर और लेस इक्वल है, राइट? एज वी कैन सी हियर द डायमीटर ऑफ Venus इज 12190 किलोमीटर एंड दैट ऑफ अर्थ इज 12256. तो दोनों के डायमीटर में सिर्फ 60 किलोमीटर का डिफरेंस है, विच इज नेग्लिजिबल, राइट? इतने बड़े प्लैनेट्स के कंपैरिजन में 60 किलोमीटर इज नेग्लिजिबल, right? So that is why Venus and Earth, they are almost equal in size. So that is the biggest reason due to which Venus is called the twin of Earth, right? बाकी कोई भी दो प्लैनेट्स का साइज एक दूसरे के इक्वल या कंपेरेबल नहीं है. सब प्लैनेट्स का साइज बहुत ही ज्यादा वेरीड है, right? So Venus is also the brightest planet among all. तो इसका जो ब्राइटनेस है उसका रीजन क्या है वो हमने यहाँ पे बताया है, राइट? वीनस इज यूजुअली द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई. अगर आप अर्थ से देखते हो तो इस टाइम पे
अक्टूबर नवंबर में यू फाइंड वीनस इन द वेस्टर्न साइड ऑफ द स्काई, राइट। तो वो येलो कलर में शाइन करता है, एंड दिस येलो कलर इज बिकॉज ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड वेपर्स इन इट्स एटमॉस्फेयर। सल्फ्यूरिक एसिड आप लोग ने सुना होगा, 8th या 9th क्लास में केमिस्ट्री में आया होगा। तो वीनस के एटमॉस्फेयर में सल्फ्यूरिक एसिड के वेपर्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे वाटर के वेपर्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, वैसे वीनस के एटमॉस्फेयर में सल्फ्यूरिक एसिड के वेपर्स होते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो उसकी वजह से हमें ये येलो कलर का दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिमिलैरिटी है बिल्ड विद अर्थ, इट इज मेनली इन इट्स साइज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, विच इज द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू अर्थ? मार्स। डी। ओके, so the answer is unfortunately not D, it is A. तो अगेन व्हेन वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम सन, तो सबसे पहले मर्क्यूरी आता है, फिर वीनस आता है, फिर अर्थ, एंड देन मार्स, राइट। तो अर्थ मार्स एंड वीनस के बीच में है, तो ऑब्वियसली या तो अर्थ मार्स के क्लोज होगा या फिर वीनस के क्लोज होगा। अब ऐसा लगता है कि मार्स के ज्यादा क्लोज है, बिकॉज अर्थ से जितने भी मिशंस हैं दूसरे प्लेनेट पे जाने के, वो सारे मार्स की तरफ है। तो वन ऑफ द रीजन कुड बी कि मार्स शायद हमारे ज्यादा क्लोज हो, इसलिए हम लोग मार्स पे जाना चाहते हैं। बट दैट इज नॉट द रीजन व्हाई वी वांट टू गो टू मार्स। द रीजन इज कि मार्स का एटमॉस्फेयर फिर भी मैनेजेबल है। वीनस बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू सन, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर है, बहुत ज्यादा गर्मी है। एंड एज आई जस्ट सेड कि वहां पे एसिड एटमॉस्फेयर में है, तो इफ यू गो देयर और एसिड रेन होने लगे, तो सल्फ्यूरिक एसिड इज वेरी हार्मफुल, तो वी कैन नॉट सर्वाइव देयर। तो बिकॉज वी ऑलमोस्ट नो कि वीनस पे तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, दैट इज वाई वी डोंट ट्राई टू गो टू वीनस, क्योंकि वहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, तो जाके क्या करेंगे। मार्स पे जाने का एक रीजन ये है कि देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ एट मार्स। तो जो भी स्पेस साइंटिस्ट हैं वो एक्सप्लोर कर रहे हैं कि मार्स पे अगर हम रह सकें तो। वीनस पे तो ये थॉट ही नहीं आया कि वीनस पे हम कभी रह पाएंगे। दैट इज वाई वीनस की तरफ कोई भी मिशंस लॉन्च नहीं किए गए हैं। बट डिस्टेंस वाइज देखें तो वीनस इज क्लोजर टू अर्थ एज कंपेयर टू मार्स। ठीक है, सो द आंसर इज वीनस। बात समझ आ रहा है? कोई भी डाउट है? तो इन दिस डायग्राम we have shown the distances of the planets from the sun as compared to the distance of the earth from the sun. Distance of earth from the sun, this is called one astronomical unit. ठीक है, अर्थ की जो भी डिस्टेंस है सन से, वो डिस्टेंस को वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला गया है, राइट। अब वो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के रेफरेंस में व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अदर प्लैनेट्स, वो यहाँ पे आपको बताया गया है। जुपिटर इज 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, मींस सन और अर्थ का जितना डिस्टेंस है उसका 5 टाइम्स डिस्टेंस जुपिटर और सन का है। ठीक है, उसका 10 टाइम डिस्टेंस सन एंड सैटर्न का है, उसका 15 टाइम डिस्टेंस, अच्छा ये तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, उसका 20 टाइम डिस्टेंस यूरेनस का है, फिर नेपच्यून का है। ठीक है, ऐसा। The light from the sun reaches the earth in about, ऐसा तो सन की लाइट अर्थ तक डेली नहीं आती है, सन की लाइट बस है, राइट, आई हुई है, अर्थ घूमता रहता है। 8 मिनट्स, राइट। सो लाइट फ्रॉम द सन रीचेज अर्थ इन नियरली 8 मिनट्स। तो लाइट की स्पीड क्या है? इट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। 1 सेकेंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर कवर कर सकती है, फाइन। और ये स्पीड से चलते हुए लाइट, अगर सन को आज हम स्विच ऑन करें और अर्थ इधर है,
तो सन से लाइट को अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट्स के ऊपर थोड़ा सा समय लगेगा, राइट। तो सन एंड अर्थ का डिस्टेंस कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर आई थिंक, राइट। तो 1.5 × 10⁻⁹ है शायद, तो इतना है। सो ये अगर आप डिवाइड करते हैं, मैथ्स करते हैं, तो ये 500 सेकेंड्स के आसपास आता है। 500 सेकेंड्स, ठीक है। तो 500 सेकेंड इज ऑलमोस्ट 8 मिनट्स। तो आप ये जो डिस्टेंस स्पीड है लाइट का, ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो लाइट कोई भी सोर्स से निकले, सन से निकले या बल्ब से निकले, कहीं भी सोर्स से निकले, लाइट का स्पीड यही रहता है, ठीक है। सो इट कम्स आउट टू बी 500 सेकेंड्स। यहाँ पे जो ये स्पीड लिखा है लाइट का, इट इज इन टर्म्स ऑफ माइल्स। इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में, तो वो उतना ही आएगा जो मैंने ऊपर बताया, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके, द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज एस्टिमेटेड एज। सन की सरफेस पे अगर हम चले जाएं, ऐसे तो सन की कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। सन इज अ स्फीयर ऑफ गैसेस। जैसे अर्थ की एक सॉलिड सरफेस है, वहां पे कोई लैंड कर सकता है, बिकॉज देयर इज सम सॉलिड रियल एस्टेट। सन पे कोई लैंड नहीं कर सकता, इवन इफ द टेम्परेचर इज नॉट कंसीडर्ड। तो भी सन पे कोई लैंड नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे कोई सॉलिड सरफेस नहीं है, इट इज सिंपली अ स्फीयर ऑफ गैसेस, ठीक है। तो ऐसी सॉलिड सरफेस नहीं है, फिर भी सन का एक बाउंड्री है, जिसके बाद सन की गैसेस का एग्जिस्टेंस कम होने लगता है। सो वो बाउंड्री पे व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस? सो इट इज नियरली 6000 डिग्री सेल्सियस। तो सन के सरफेस का टेम्परेचर इज 6000 डिग्री सेल्सियस, जो खुद में बहुत ज्यादा ह्यूज है, राइट। बट अगर हम सन के अंदर जाएं, तो इन द इंटीरियर्स ऑफ द सन, तो वहां पे टेम्परेचर कितना है? इट इज दिस मच, ठीक है। कितना है गिनो तो, कितने जीरोज हैं? 7 zeros बिहाइंड 2, तो कितना हो गया? ठीक है, तो 2 करोड़ केल्विन, राइट। तो सन के अंदर का टेम्परेचर इतना ज्यादा है, इट इज 2 करोड़ केल्विन, एंड सरफेस का टेम्परेचर बहुत कम है एज कम्पेयर टू दैट। फिर भी हमारे हिसाब से तो बहुत ज्यादा है, 6000 डिग्री सेल्सियस इज स्टिल ह्यूज, क्लियर। सरफेस पे एज कम्पेयर टू इट्स कोर काफी कम है, बट फिर भी हमारी टॉलरेंस से बहुत ज्यादा है। तो हम लोग सन के सरफेस तक भी नहीं पहुंच सकते, अंदर जाना तो बहुत दूर की बात हो गई, राइट। तो सन को जो इतना सारा टेम्परेचर मिलता है, इतनी एनर्जी मिलती है, वो कैसे मिलती है? बिकॉज ऑफ द फ्यूजन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन टू हीलियम। हाइड्रोजन के एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। सर वो हाइड्रोजन फिशन की वजह से ही तो पूरा वो हीट जनरेट करता है। क्या? हाइड्रोजन फ्यूजन या फिशन होता है जिसकी वजह से हीट सारी जनरेट होती है। फ्यूजन होता है, फ्यूजन। तो दो हाइड्रोजन के एटम्स मिलके हीलियम बनाते हैं, और इस प्रोसेस में बहुत सारी हीट जनरेट होती है, एंड दिस इज द हीट दैट वी गेट एज एनर्जी फ्रॉम द सन, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि जो हाइड्रोजन है, ये सन का फ्यूल है। दिस कन्वर्ट्स टू हीलियम, एंड दैट इज हाउ वी गेट द एनर्जी। सन गेट्स द एनर्जी, एंड देन वी गेट दैट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट एंड हीट, ठीक है। तो ये जो फ्यूजन रिएक्शन है, दिस फ्यूजन रिएक्शन इज इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रेप्लिकेट इन लैब, ठीक है। तो आप लोग ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बारे में सुना होगा, एटॉमिक बॉम्ब्स के बारे में सुना होगा, फाइन। तो दो प्रोसेसेस होती हैं, एक होता है फ्यूजन और एक होता है फिजन। फ्यूजन में क्या करते हैं? दो स्मॉल एटम्स को मिला के एक थोड़ा सा बड़ा एटम बनाते हैं। फिशन में वन बिग एटम is split into 2 or 3 smaller parts, ठीक है। तो ये फिजन इज पॉसिबल
इन लैब। तो फिजन के बेसिस पे न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए गए। अभी जो जितने न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो भी सारे फिजन के बेसिस पे ही वर्क करते हैं, राइट। सर हीलियम का आइसोटोप बनाया जा सकता है पर दो हाइड्रोजन एटम से। सॉरी। हीलियम का आइसोटोप बनाया जा सकता है दो हाइड्रोजन एटम से। मतलब उसका आइसोटोप कैन बी मेड, हाँ, नॉट नेसेसरली हीलियम आइसोटोप 4, बट लैब में नहीं हीलियम बना 2 सकते कैन बी। क्योंकि दो हाइड्रोजन को मिलाने के लिए जो कंडीशंस चाहिए वो ये हैं, इतना टेम्परेचर चाहिए, राइट। सो दिस इज द टेम्परेचर दैट इज अवेलेबल इनसाइड ऑफ अ स्टार। तो दिस टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट इन अ लैब। दैट इज व्हाई फ्यूजन रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल टू रेप्लिकेट। तो इसी की वजह से हम लोग जो न्यूक्लियर पावर है वो फ्यूजन रिएक्शन से नहीं क्रिएट कर सकते। ठीक है, क्योंकि उतना पावर क्रिएट करने के लिए, उतना एनर्जी क्रिएट करने के लिए हमें शायद उससे कहीं ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, इतना टेम्परेचर क्रिएट करना पड़ेगा पहले, राइट। सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल। तो जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, वो सारे के सारे फ्यूजन पे, सॉरी, फिशन पे वर्क करते हैं, नॉट ऑन फ्यूजन। सर, इन हाइड्रोजन फ्यूजन इज यूज्ड एट प्रेजेंट टाइम्स। इन प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉम्ब फ्यूजन इज यूज्ड। हाइड्रोजन बॉम्ब्स अभी है कहाँ पे? न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, और वो जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स है वो सब फिशन बेस्ड ही है, राइट। तो हाइड्रोजन बॉम्ब्स। सर shouldn't it be easy because हाइड्रोजन को अपना ड्यूप्लेट फॉर्म करना होता है, सो आई थिंक इट शुड बी इजी ना हीलियम बनाने के लिए। हाइड्रो मतलब इजी होगा अगर इतना टेम्परेचर क्रिएट कर पाए, उसके बाद हाइड्रोजन को फ्यूजन कर सकते हैं। बट ये टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर क्रिएट करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई फ्यूजन इज नॉट पॉसिबल। तो फ्यूजन बेस्ड कोई भी रिएक्टर्स नहीं है, फ्यूजन बेस्ड बॉम्ब्स भी नहीं है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज नो मून? प्लूटो तो प्लैनेट ही नहीं है, राइट। प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट। तो प्लूटो इज कॉल्ड अ ड्वार्फ प्लैनेट। मर्क्यूरी। हाँ, ठीक है। सो द आंसर इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी डज नॉट हैव एनी मून। मून मतलब उसका सैटेलाइट। जैसे अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको हम लोग मून बोलते हैं, वैसे ही सर कोई बाकी सब प्लैनेट का अगर एक नेचुरल सैटेलाइट है तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड इट्स मून। हाँ, क्या बोल रहे हो आदि? सर बाकी सब प्लैनेट्स के मून्स का कुछ अलग नाम है। हमारे मून का नाम ही मून है। हाँ हाँ, हमारे मून का नाम ही मून है, बाकी सारे प्लैनेट क्योंकि नाम रखने वाले तो हम ही लोग हैं ना। हम ही लोग मतलब अर्थ वाले लोग, राइट। हाँ सर। तो हमने हमारे मून को मून बोला, फिर पता चला कि अच्छा और भी प्लैनेट्स हैं। फिर ये पता चला कि उन प्लैनेट्स के भी सैटेलाइट्स हैं, तो अब इनको क्या बोले? तो बिकॉज कंपेरेबल था तो उनको मून तो बोल दिया, बट अब सिर्फ सबको मून बोलने से कंफ्यूजन होगा तो फिर उनको हमने और नाम दे दिए, राइट। तो ऐसा। सो दैट इज हाउ दिस टर्मिनोलॉजी हैज ग्रोन, right. So Mercury and Venus, these are the only two planets in our solar system that don't have any satellites or moons. Clear? बाकी सभी के मिनिमम एक मून तो है, जैसे अर्थ का एक है। जुपिटर के तो बहुत सारे हैं, मोर देन 150। सैटर्न के भी बहुत सारे हैं, राइट। सो अदर प्लैनेट्स है। वाई प्लूटो इज कॉल्ड अ ड्वार्फ प्लैनेट? तो देखिए, ये प्लूटो एक टाइम पे प्लैनेट काउंट होता था व्हेन आई वाज इन स्कूल। तो तब तक प्लूटो वाज अ प्लैनेट। देन इन 2006 देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस जहाँ पे प्लैनेट्स की डेफिनेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया, राइट। एंड इन दैट डेफिनेशन बाकी सारे प्लैनेट्स तो लाई करते थे, ओनली प्लूटो वाज देयर जिस जो उस प्लैनेट्स की डेफिनेशन में लाई नहीं करता था, राइट। सो बिकॉज प्लूटो फेल्ड इन वन और टू क्राइटेरिया, बाकी सारे क्राइटेरिया में पास हो रहा था, दैट इज वाई उसको हमने प्लैनेट्स की कैटेगरी से तो हटा दिया। बट बिकॉज
इट मैच्ड मोस्ट ऑफ द क्राइटेरिया, तो इसको हमने ड्वार्फ प्लैनेट का नाम अलग से दे दिया। ठीक है। तो जब अगर आपको अभी कोई पूछे कि कितने प्लैनेट्स हैं अराउंड द सन, तो द आंसर विल बी 8। प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट, प्लूटो इज अ ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है। विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? ये तो इजी है। राइट, सो द आंसर इज Venus. Although Mercury is closer to Sun slightly, but Venus का क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऐसे गैसेस हैं जो इसको और गर्म बनाती है, दैट इज वाई Venus is the हॉटेस्ट प्लैनेट, इवन हॉटर देन मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्योंकि सन के क्लोजर है, तो ऐसा डाउट हो सकता है कि मर्क्यूरी ज्यादा हॉट होगा, बट वीनस का एटमॉस्फेयर भी इसको और हॉट बनाता है, दैट इज वाई वीनस इज हॉटर देन मर्क्यूरी ऑल्सो। बाकी सबसे तो हॉट होना लॉजिकल है, क्योंकि एज कम्पेयर टू अदर प्लैनेट्स वीनस इज वेरी क्लोज टू द सन। सिर्फ मर्क्यूरी के साथ एक कंफ्यूजन हो सकता है, तो उसका रीजन ये है व्हाई इज मर्क्यूरी नॉट एज हॉट एज वीनस। तो वीनस का जो एटमॉस्फेयर है जिसमें हाइट ये H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, दैट एटमॉस्फेयर मेक्स इट मोर हॉटर। तो अपने अर्थ के साथ भी जो हो रहा है वो सेम ही प्रोसेस है। हम लोग ने बहुत सारा कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया है आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, आफ्टर सो मेनी फैक्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल्स। तो ये जो कार्बन है इसका, इसकी वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो वार्म होता जा रहा है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका मेन रीजन क्या है वो मैं समझा रहा हूँ। तो सन से लाइट आती है, अर्थ की सरफेस पे रिफ्लेक्ट होती है और वापस चली जाती है, राइट। बिकॉज अर्थ का काफी सारा सरफेस वाटर से कवर्ड है, तो वाटर की एक रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी भी होती है, फाइन। तो अर्थ की सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस जाती है। तो when this carbon in this atmosphere was about 0.3%, to maximum of this heat, this could pass through the atmosphere and go in the space। तो जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर कूल रहता था, राइट। बट जैसे जैसे हमने अपने एटमॉस्फेयर में कार्बन कंटेंट इंक्रीज करना स्टार्ट किया, तो ये जो सनलाइट वापस जाती है रिफ्लेक्ट होके, ये सनलाइट एटमॉस्फेयर में ट्रैप होना स्टार्ट हो गई, राइट। बिकॉज ऑफ दिस कार्बन कंटेंट दिस सनलाइट गेट्स ट्रैप्ड इन द एटमॉस्फेयर। तो अब आप ऐसा समझ लो जैसे आप अगर एक ब्लैंकेट ओढ़ के सो रहे हो, तो ब्लैंकेट का प्रोसेस भी यही होता है। वो आपको क्यों वार्म रखता है? क्योंकि आपकी जो बॉडी की वार्मथ है वो ब्लैंकेट को क्रॉस करके बाहर नहीं जाती है, तो वो ब्लैंकेट और आपकी बॉडी के बीच में जो वार्मथ है वो मेंटेन रहती है, एंड दैट इज व्हाई यू स्टार्ट फीलिंग वार्म, राइट। तो सेम चीज यहाँ पे हो रही है। तो दिस इज लाइक अ ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ। तो अर्थ की जो वार्मथ है वो अब बाहर नहीं जा पा रही, आउट ऑफ दिस ब्लैंकेट नहीं जा रही है। तो ये ब्लैंकेट के बीच में ही ये सारी हीट ट्रैप हो चुकी है, एंड दैट इज व्हाई वी आर फीलिंग दिस ग्लोबल वार्मिंग इश्यूज। ठीक है। तो ये कार्बन कंटेंट अगर हम एटमॉस्फेयर में कम कर दें, जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है अब, राइट, तो अभी भी शायद हम लोग बच जाएं, बट आई डोंट थिंक सो। तो समझ आया, ये अर्थ का गर्म होने का कारण समझ आ रहा है। ओके, सो नेक्स्ट, the four largest planets on of the solar system in decreasing size। जुपिटर लार्जेस्ट है, ये तो आई थिंक सभी को पता होगा। तो जुपिटर लार्जेस्ट वाला तीन ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन तो हट गया। जुपिटर के बाद मर्क्यूरी, मर्क्यूरी एंड सैटर्न। मर्क्यूरी तो बहुत छोटा है। हाँ,
तो जुपिटर सैटर्न ये दो प्लैनेट सबसे बड़े हैं, एंड ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, राइट? तो आंसर हैज टू बी ऑप्शन सी। सो दिस इज planets arranged according to their size, right? So this is not their actual arrangement around the sun. This is the arrangement according to their size. So Mercury is the smallest, Jupiter is the largest, Saturn is the second largest, then Uranus and then Neptune, right? तो अगर आप सन से काउंट करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले मर्क्यूरी आता है, फिर वीनस आता है, देन अर्थ एंड देन मार्स। तो ये जो चार प्लैनेट्स हैं, दीज आर इनर प्लैनेट्स, जो अर्थ के, सॉरी, जो सन के बाद फोर प्लैनेट्स आते हैं, राइट? एंड दीज फोर आर आउटर प्लैनेट्स, राइट? और ये सब जो प्लैनेट्स हैं, ये सब बहुत साइज में बड़े हैं चारों, जो बाहर के चार प्लैनेट्स हैं। बात समझ आ रही है? जो अंदर के चार प्लैनेट्स हैं उनका साइज काफी कम है एज कम्पेयर टू दीज प्लैनेट्स जो बाहर की तरफ है। दूसरा डिफरेंस ये भी है दैट दीज फोर आर कॉल्ड गैस जायंट्स, राइट? दैट मीन्स ये सारे प्लैनेट्स का कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। इफ यू थिंक कि हम मैं जाके जुपिटर पे लैंड करता हूँ, वहां पे रहूंगा, बहुत जमीन, बहुत जगह है वहां पे, सो देर इज नो लैंड, जैसे अर्थ पे है वैसे, जैसे मार्स पे है वैसा, वैसा कोई लैंड नहीं है। इट इज सिंपली गैस, राइट? तो बहुत बड़ा गैस का एक स्फीयर है, तो देर इज नथिंग टू लैंड अपॉन। क्लियर? तो बहुत ही डेंस गैस है जो हमें लगता है कि स्फीयर के शेप में है। सर कौन सा प्लेनेट है जिसमें लैंड नहीं है? ये चारों, दीज आर कॉल्ड गैस जायंट्स। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और ये नेपच्यून, नेपट्यून। नेपच्यून, दीज आर कॉल्ड, ये चारों गैस जायंट्स हैं, राइट? तो इनका सॉलिड सरफेस नहीं है। ये जो अंदर वाले हैं दे हैव सॉलिड सरफेस, ठीक है? सो दिस इज ओके ऑल्सो सर। बिटवीन द इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा भी है द इनर प्लैनेट्स आर स्मॉलर देन द आउटर गैस जायंट्स। तो ये जो बाहर के चार प्लैनेट्स हैं इनका साइज ऑफ कोर्स कंपैरेटिवली बड़ा है अंदर के फोर प्लैनेट्स से, एंड ऑल ऑफ देम आर गैस जायंट्स। ये सब गैस के बने, राइट? देयर इज नो सॉलिड सरफेस ऑन देम। तो अगर आप ऐसा सोचते हो कि वी विल सेंड अ प्रोब ऑन जुपिटर, जैसे हमने मार्स पे एक प्रोब सेंड किया एंड देयर वाज अ रोवर जो मार्स की सरफेस पे घूमते हुए सैंपल्स कलेक्ट करता था, डेटा कलेक्ट करता था, सो दैट इज नॉट पॉसिबल विथ दीज फोर प्लैनेट्स बिकॉज यू कैन नॉट लैंड एनीथिंग ऑन दीज प्लैनेट्स, क्योंकि लैंड करने के लिए सरफेस ही नहीं है, ठीक है? which is the second nearest star to the earth after the sun? तो sun तो of course, sun is a star and closest star है, sun से हमें maximum light मिलती है। which is the next? सी, हाँ, तो Proxima Centauri। so next closest star to the earth is Proxima Centauri, option C। तो just to give you an idea कि सन और Proxima Centauri के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो सन यहाँ पे है और अर्थ उसके इतने क्लोज है, फाइन। नेक्स्ट क्लोजेस्ट स्टार इज अर्थ से इतना ज्यादा दूर, फाइन। सो द डिस्टेंस बिटवीन प्रोक्सिमा सेंटोरी एंड अर्थ इज 4.24 लाइट ईयर्स। तो जो सर हम, 1 लाइट ईयर कितना दूर होता है? हाँ वो बता रहा हूँ, राइट? अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि सन से लाइट को अर्थ तक आने में अराउंड 8 मिनट्स लगते हैं, राइट? अगर यहाँ इस प्लैनेट से लाइट अर्थ तक आनी, अर्थ तक भेजना हो तो उसको कितना टाइम लगेगा? 4 ईयर्स, 4.24 ईयर्स लगेंगे, ठीक है? सो नाउ यू कैन गेट द आइडिया कि कितना ज्यादा डिफरेंस है डिस्टेंस में। सन से अर्थ तक लाइट आने में सिर्फ 8 मिनट लग रहे थे, यहाँ से अर्थ तक लाइट आने में 4 ईयर्स लगने हैं, राइट? सो
4.24 लाइट ईयर इज कितना डिस्टेंस? द डिस्टेंस विच द लाइट कवर्स इन 4 years. 1 light year कितना डिस्टेंस हुआ? 1 light year is the distance covered by light in 1 year. Right? So this is a huge distance. मैंने आपको बताया था लाइट का स्पीड क्या है. Speed of light, it is 3 into 10 raised to 6 kilometer per second. Right? 3 lakh kilometer per second. नहीं सर, इट्स 3 into 10 raised to 8. नहीं ठीक है, सही है. सही है. तो 5 और 3 into 10 raised to 8 फिर मीटर हो जाता है वो. हाँ. ठीक है. तो 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट. तो 1 सेकेंड में इतना डिस्टेंस कवर करता है. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ ईयर. तो एक ईयर में कितना सेकेंड्स हो गए आपको वो काउंट करना होगा पहले. तो नंबर ऑफ सेकेंड्स इन अ ईयर विल बी 365 days. Every day has 24 hours and every hour has 3600 seconds. इतने seconds हुए. Now this should be multiplied with 3 into 10 raised to 8. So this is the distance in meters that we are talking about. इतना distance एक साल में लाइट कवर करेगी. Right? And ये जो टाइम लगेगा ये उसका भी 4 times है, बिकॉज यहां से यहाँ लाइट आने में 4 साल लगेंगे. समझ आया ना? So this is the second closest star after sun. Fine. तो बहुत सारे जो प्लान आपको कभी अपने अगर स्पेस का न्यूज पढ़ते हो आप लोग, तो काफी सारे प्लैनेट्स या स्टार्स डिस्कवर होते रहते हैं. राइट? तो ऐसा न्यूज आता है कि इट इज 30 million light years अवे. सो नाउ यू कैन इमेजिन कि कितना ज्यादा डिस्टेंस है. 30 million light years. 30 million years इन इटसेल्फ इज अ ह्यूज टाइम. उसमें अब लाइट की स्पीड और मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बड़ा डिस्टेंस हो गया. राइट? ओके, नेक्स्ट. द outermost layer of the sun is called. सर डी. B. It is corona. ठीक है. आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड कोरोना. तो आउटर मोस्ट लेयर जब कम टोटल सोलर एक्लिप्स लगता है, व्हेन सन इज कंप्लीटली कवर्ड बाय मून, तो जो मून के अराउंड जो एक छोटी सी रिंग अपने को दिखाई देती है, दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन. राइट? सो ये इसको हम कोरोना बोलते हैं. राइट? सो दिस इज विजिबल ओनली ड्यूरिंग एक्लिप्सिस. जब भी टोटल एक्लिप्स लगेगा तो ये विजिबल होगा. राइट? तो सर तो वायरस का नाम इधर से आया था. नहीं, वायरस का नाम इधर से नहीं आया. इधर से क्यों आएगा? है ना? तो वो कोइंसिडेंट है कि वायरस का नाम इस लेयर के साथ मैच होता है, बट देर इज नो कनेक्शन बिटवीन देम. सो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन, जिसका टेम्परेचर की हमने बात की थी ना कि 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, सो दैट लेयर इज कॉल्ड कोरोना. राइट? सो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कोरोना इन लैटिन इज क्राउन. सो दिस इज लाइक, जैसे जब एक्लिप्स लगता है तो दिस शाइन्स लाइक अ क्राउन. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कोरोना. The planet revolving east to west. So there is only one planet जो east to west revolve करता है, बाकी सारे west to east revolve करते हैं. Again, Pluto is not a planet. सर यूरेनस. ठीक है. तो आंसर इज Venus. Venus is the only planet in the solar system that rotates in clockwise direction. ठीक है.
क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब ईस्ट टू वेस्ट, बाकी सारे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। ठीक है, सो आंसर इज वीनस। वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करने का मतलब क्या हुआ? अर्थ ऑल्सो रोटेट्स वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो ये सन, तो सन के अराउंड अर्थ रोटेट कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट। तो वेस्ट टू ईस्ट का मतलब ये हुआ कि ये अगर इसका एक्सिस है अर्थ का, वैसे थोड़ा टिल्टेड है, तो दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट, तो इट गोज लाइक दिस यहाँ से, राइट। तो टुवर्ड्स यू वेस्ट पार्ट आएगा और ईस्ट तो आपसे दूर जाएगा, राइट। सो दैट इज हाउ दिस रोटेशन हैपेंस। तो इस तरीके से ये घूमेगा, मीन्स ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, अगर आप ये सामने खड़े होके देख रहे हैं इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, एंड दिस स्टार्ट रोटेटिंग, तो वेस्ट विल कम टुवर्ड्स यू एंड ईस्ट विल गो अवे फ्रॉम यू। तो इस तरीके से दिखेगा। गोइंग अवे के लिए हम ये क्रॉस बनाते हैं, कमिंग टुवर्ड्स के लिए डॉट। ठीक है, तो इस तरीके से दिखेगा। बट ऑन इन केस ये अर्थ का है या बाकी प्लैनेट्स का है, इन केस ऑफ वीनस दिस इज अपोजिट। ठीक है, तो अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स दे रिवॉल्व वेस्ट टू ईस्ट। तो इसकी वजह से ही अगर आपने कभी नोटिस किया हो, जितने भी हमारे ये जो लॉन्चिंग स्टेशन है, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन, जैसे इंडिया का सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ पे है? बैंगलोर। बैंगलोर आई थिंक सर। हाँ, मतलब बैंगलोर में इसरो है, बट द लॉन्चिंग स्टेशन इज इन उड़ीसा, राइट। बैंगलोर में नहीं है। बैंगलोर में इसरो का हेडक्वार्टर है, बट द लॉन्चिंग स्टेशन इज इन उड़ीसा, श्रीहरिकोटा, आई गेस, राइट। तो दैट इज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट, राइट। तो जितने भी ये लॉन्चिंग स्टेशन हैं जितने भी कंट्रीज के, अगर आप नोटिस करें, चलो मैं अभी ढूंढ ही लेता हूँ। मैं 1 मिनट दो, मैं एक फोटो नेट से ढूंढ के इधर पेस्ट कर दूँ। ठीक है, तो इसमें काफी कुछ तो इस डायलॉग बॉक्स की वजह से ही कवर हो गया, बट स्टिल वी कैन सी सम लॉन्चिंग स्टेशन। तो इंडिया का लॉन्चिंग स्टेशन इज श्रीहरिकोटा, जो इस येलो डॉट से शो किया गया है। वैसे ही यूएस का यहाँ पे शो किया गया है, राइट। वैसे ही फ्रेंच गयाना का यहाँ पे शो किया गया है। सो ऑल ऑफ देम दे आर ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कंट्री। ठीक है, बाकी भी और कंट्रीज के हैं, यूरोप में भी होंगे। तो मैक्सिमम केसेस में दीज सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशंस आर ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। तो इसका रीजन क्या हुआ? इसका रीजन क्यों क्या है? इनके पास भी बहुत बड़ा वेस्ट कोस्ट है, इंडिया के पास भी बहुत बड़ा वेस्ट कोस्ट है। वी आर ऑन द वेस्ट कोस्ट इन सूरत, राइट। बट स्टिल द लॉन्चिंग स्टेशंस आर ऑलवेज इन मोस्ट केसेस डेवलप्ड ऑन द ईस्टर्न साइड।
तो इसका रीजन यही है कि आपको एक सैटेलाइट है जिसको हमें बहुत हाई स्पीड से लॉन्च करना है ना, क्योंकि उसको एक सर्टेन हाइट तक पहुंचाना है स्पेस में। तो ये हाई स्पीड से लॉन्च करने के लिए हम लोग इसको ईस्टर्न कोस्ट पे बनाते हैं और इसको इस तरफ भेजते हैं, राइट। इस तरफ क्यों भेजते हैं? क्योंकि अर्थ का जो रोटेशन है वो भी इस तरफ है। तो अर्थ की जो इतनी हाई स्पीड है रोटेशन की, दैट स्पीड इज ऑल्सो यूटिलाइज्ड इफ वी लॉन्च दिस सैटेलाइट इन दिस डायरेक्शन। तो इट इज सिमिलर टू दिस कि जब कोई क्रिकेट में एक बॉलर है वो बॉलिंग करता है, तो उसको सामने बॉल फेंकनी, तो वो हाथ अपना पीछे से लाके सामने की तरफ करता है, और जैसे ही ऑप्टिमम हाइट पे आता है वो बॉल छोड़ देता है, राइट। तो हाथ की स्पीड भी उसके थ्रो की स्पीड में ऐड हो जाती है, राइट। सो इट इज सिमिलर टू दैट। तो अर्थ का जो रोटेशन का स्पीड है, दैट ऑल्सो सपोर्ट्स द स्पीड दैट वी गिव टू द सैटेलाइट विद आवर लॉन्च व्हीकल। तो लॉन्च व्हीकल की तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ स्पीड है जो ये सैटेलाइट को देगा, बट अर्थ की जो इतनी हाई स्पीड है वो भी हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं, राइट। सो दैट इज वाई ऑलमोस्ट ऑल द लॉन्चिंग स्टेशन आर ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। समझ आ रहा है रीजन इसका? ठीक है, अर्थ का रोटेशन क्योंकि इस डायरेक्शन में है, विच इज एट वेरी हाई स्पीड, जो हमें फील नहीं होता बट है, राइट। तो इस स्पीड को यूटिलाइज करने के लिए हम सैटेलाइट्स को भी यहाँ से इधर ही लॉन्च करते हैं, ठीक है। एंड सेकंड रीजन इज ये कोस्ट पे क्यों होता है? वो इस वजह से कि अगर कुछ गलती हो और ये गिरे तो समंदर में ही गिरे, ऐसे जनता के ऊपर ना गिरे, है ना। अगर हम वेस्टर्न कोस्ट पे बना के इधर लॉन्च करेंगे तो देर आर चांसेस कि अगर कोई मिस्टेक हुआ और ये गिरा तो इट कैन फॉल ऑन द पॉपुलेशन, राइट। अगर यहाँ से हमने इस तरफ लॉन्च किया एंड देर इज अ मिस्टेक, तो ये यहाँ पे भी गिर सकता है, ठीक है। सो इंसानों के ऊपर गिरे उससे बेटर है मछलियों के ऊपर गिर जाए। सो दैट इज द रीजन समहाउ। ठीक है, समझ आया इसका रीजन? ओके। द रिंग्स ऑफ प्लैनेट सैटर्न आर मेड ऑफ। हाँ, तो कृष्णा रिवॉल्यूशन की बात कर रहे थे हम लोग। अपने एक्सेस के अबाउट जो होता है दैट इज रिवॉल्यूशन, और जो सन के अराउंड होता है दैट इज रोटेशन। सो दीज रिंग्स आर मेड ऑफ आइस एंड रॉक्स, राइट। सो लार्ज पीसेस ऑफ आइस एंड रॉक्स, ठीक है। तो ये जो सैटर्न के अराउंड रिंग्स हैं, देर आर थ्री क्लियरली विजिबल रिंग्स सैटर्न के अराउंड। यहाँ इस डायग्राम में तो ग्राफिक्स है, राइट। सो देर आर थ्री क्लियरली विजिबल रिंग्स। तो वो जो रिंग्स हैं वो मैक्सिमम उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो आइस पार्टिकल्स हैं। Which planet is of the solar system is not a terrestrial planet? टेरेस्ट्रियल मतलब जिसकी सरफेस हो। तो ये भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, इनर प्लैनेट जो है मर्क्यूरी, वीनस, मार्स एंड अर्थ, दे आर द प्लैनेट्स विद अ सरफेस, सॉलिड सरफेस। जो बाहर के चार प्लैनेट्स हैं, सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस एंड नेपच्यून, दे आर गैस जायंट्स। तो टेरेस्ट्रियल मतलब रॉकी प्लैनेट सैटर्न नहीं हो सकता बिकॉज इट इज अ गैस जायंट। तो उसमें रॉक्स होना पॉसिबल ही नहीं है। देर आर नो रॉक्स ऑन सैटर्न, देर आर नो रॉक्स ऑन जुपिटर, ठीक है। समझ आ रहा है? सो दीज आर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इनकी सॉलिड सरफेस है, दे आर गैस जायंट्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड जोवियन प्लैनेट्स। व्हाट इज द शेप ऑफ आवर मिल्की वे? टी, इलिप्टिकल।
ठीक है। सो आवर गैलेक्सी इज इलेक्ट्रिकल। आप लोग ने शायद कुछ फोटोज में देखा भी होगा, ऐसे कुछ फोटोज आते हैं हमारे मतलब सूरत के स्काई में तो स्टार्स भी दिखना पॉसिबल नहीं है, बट देर आर सम प्लेसेस ऑन अर्थ जहाँ से आप काफी कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी गैलेक्सी कैसे दिखती है। राइट, तो ये बहुत सारे स्टार्स का लाइट यहाँ पे दिख रहा है, तो ये अर्थ पे ही कुछ ऐसे प्लेसेस पॉसिबल हैं, राइट, जहाँ से आप ये देख सकते हैं गैलेक्सी। सो दिस इज इलिप्टिकल इन शेप। तो ऑफ कोर्स बिकॉज वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, तो हम लोग पूरी गैलेक्सी तो नहीं देख सकते, राइट, but the shape is elliptical. According to the Big Bang theory of the origin of universe, which fundamental unit is called particle of God? तो ये पार्टिकल ऑफ गॉड डिस्कवर करने के लिए 2015 या 2014 का नोबेल प्राइज दिया गया था। नेबुला नहीं है, आंसर इज हिग्स बोसॉन। ठीक है। सो पार्टिकल ऑफ गॉड इज कॉल्ड हिग्स बोसॉन एंड इट इज सेट अभी मतलब यूनिवर्स की स्टार्ट में क्या था वो अभी भी थ्योरी ही है, देर इज नो सर्टेनिटी की एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ होगा। बट एक बहुत स्ट्रॉन्ग थ्योरी ये है जिसपे मैक्सिमम साइंटिस्ट एग्री करते हैं कि बिग बैंग हुआ था। देयर वाज अ वेरी हाई एनर्जी पार्टिकल एक एट वन पॉइंट एंड देन दैट पार्टिकल एक्सप्लोडेड, और वो एक्सप्लोजन से बाकी सारी चीजें अभी तक बन रही है, राइट। तो ये उसी की टाइमलाइन है, यहाँ पे बिग बैंग हो रहा है और उसके बाद से पूरा यूनिवर्स इस तरीके से इधर एक्सपैंड हो रहा है इन वन डायरेक्शन ओनली, राइट। तो इट इज दैट टाइमलाइन। तो इट इज सेड दैट ये जो एक्सप्लोजन हुआ था बिग बैंग का, दिस एक्सप्लोजन वाज कॉज्ड बाय अ पार्टिकल कॉल्ड हिग्स बोसॉन, राइट। तो ये पार्टिकल को फॉर वेरी फ्यू मिली सेकेंड्स क्रिएट किया गया और उसके बाद ये पार्टिकल फिर से डिसअपियर हो गया, राइट। तो वो फॉर दैट वेरी फ्यू मिली सेकेंड उनको कुछ 10-15 ईयर्स का रिसर्च लगा। तो एक उन्होंने अर्थ के 5 किलोमीटर अंदर एक लैब, बहुत बड़ा एक सर्कुलर, आप बोल सकते हो एक लैब बनाया। उस सर्कुलर लैब में उन्होंने चार्ज पार्टिकल्स को बहुत हाई स्पीड में सर्कुलेट कराया और उनका कोलिजन कराया। तो वो कोलिजन करने के बाद फॉर वेरी फ्यू मिली सेकेंड्स दे गॉट टू सी द हिग्स बोसॉन, द गॉड पार्टिकल। ठीक है। तो वो फ्यू मिली सेकेंड की डिस्कवरी के लिए दे वर गिवन द नोबेल प्राइज। सो एज यू कैन सी, फॉर दोज फ्यू मिली सेकेंड दे हैड टू डिवोट अ लॉट ऑफ टाइम, मनी, एफर्ट, एवरीथिंग, राइट। और फिर भी कोई सर्टेनिटी नहीं थी कि उतने फ्यू मिली सेकेंड्स के लिए भी कुछ दिखे, तो उनको दिख गया बाई चांस। ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन है, ये बताइए, वीनस, अर्थ, मर्क्यूरी, वॉट? हम्म। ठीक है सिद्धि। सर सन। हाँ ठीक है। सो वीनस इज क्लोजेस्ट टू अर्थ, मर्क्यूरी इज क्लोजेस्ट टू सन। टाइटन इज द लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ विच प्लैनेट? सो टाइटन इज द मून ऑफ विच प्लैनेट? ठीक है। सो द आंसर इज सैटर्न। टाइटन बड़ा ही फेमस मून है बिकॉज ऐसा मान रहे हैं साइंटिस्ट लोग कि यहाँ पे भी लाइफ पॉसिबल है ऑन दिस मून ऑफ टाइटन, मून ऑफ सैटर्न, राइट। सो इसलिए इसमें काफी इंटरेस्ट है जनता का। व्हाट इज अ ब्लू मून? ऐसे वो बोलते हैं ना, वंस इन अ ब्लू मून, ऐसा एक इंग्लिश में एक इडियम है कि तुम कब पढ़ाई करते हो, वंस इन अ ब्लू मून ऐसा वाला।
तो वो सिर्फ एक ईडीएम नहीं है, ब्लू मून एक्चुअली में कुछ होता है। तो वो क्या होता है? तो ब्लू मून इज दिस। ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही कैलेंडर मंथ में दो बार फुल मून नाइट आती है, राइट? तो तो एक ही कैलेंडर मंथ में जब दो बार फुल मून नाइट आवे, तो जो सेकंड वाला फुल मून है, दैट इज कॉल्ड ब्लू मून। तो ये बहुत रेयर होता है। दैट इज वाई दिस ईडीएम इज देयर वंस इन अ ब्लू मून, मतलब बहुत रेयरली हम ये काम करते हैं। ठीक है। So the answer is C. It is the rare occurrence since there is usually only one full moon in any given month. Right? क्योंकि ऑलमोस्ट 28-29 डेज होते हैं बिटवीन वन फुल मून एंड द सेकंड फुल मून। और उतने टाइम में हमारा नॉर्मल कैलेंडर मंथ भी कंप्लीट हो जाता है। तो ये सब तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट फुल मून एक कैलेंडर मंथ की फर्स्ट या सेकंड को हो और वो मंथ 31 डेज का हो, तो ही सेकंड फुल मून 30th या 31st को आ सकता है, राइट? सो दैट इज वाई ब्लू मून नाइट बहुत ही रेयरली आती है। लास्ट आई थी 31 जनवरी 2018 को, राइट? तो 31 जनवरी 2018 को सुपर मून भी था, ब्लड मून भी था एंड ब्लू मून भी था, तीनों थे। ब्लू मून क्यों था वो आपको समझ आ गया। 31 जन 2018 वॉज अ फुल मून नाइट एंड 1 जनवरी 2018 वॉज ऑल्सो अ फुल मून नाइट। तो एक ही मंथ में दो बार फुल मून आया था। सो 31 जन वॉज अ ब्लू मून नाइट, राइट? तो ब्लू मून तो समझ में आया। वॉट इज दिस सुपर मून एंड ब्लड मून? तो एक ही रात में ये सब कुछ था। सो दैट इज वाई इट वॉज अ वेरी हाईली रेयर ऑकरेंस। तो सुपर मून क्या है? सुपर मून इज द मून इज एक्चुअली वेरी क्लोज टू अर्थ। तो वो बहुत बड़ा दिखता है एज कम्पेयर टू इट्स नॉर्मल साइज, जो आपको नॉर्मल दिखता होगा अगर आपने कभी मून देखा हो। तो उसके कंपेरिजन में ऑन दैट सुपर मून नाइट ये बहुत ही बड़ा दिखता है बिकॉज अर्थ इज वेरी क्लोज टू मून। तो अर्थ एंड मून का डिस्टेंस भी रेगुलरली चेंज होते रहता है। जैसे अर्थ एंड सन के बीच का डिस्टेंस भी चेंज होता है, वैसे ही अर्थ एंड मून के बीच का डिस्टेंस भी चेंज होते रहता है। तो सुपर मून होता है जब मून बहुत बड़ा दिखे एज कम्पेयर टू इट्स नॉर्मल साइज। ठीक है। ब्लड मून, ब्लड मून अगेन कलर के साथ रिलेटेड है। अगर मून का कलर जो नॉर्मली ब्राइट येलो होता है उसके कंपेरिजन में आपको ऑरेंज या रेड दिखे, देन इट इज कॉल्ड ब्लड मून। ठीक है। तो उस 31 जनवरी 2018 को ये सब कुछ एक साथ हो रहा है। सो इट वॉज सुपर मून, ब्लड मून एंड ब्लू मून। मून इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? The fossil planet, फॉसिल प्लैनेट, यस। ब्लू प्लैनेट तो नहीं कह सकते। ब्लू प्लैनेट इज अर्थ। Earth. इवनिंग प्लैनेट कुछ होता नहीं है। देर इज समथिंग कॉल्ड इवनिंग स्टार जो वीनस है। जो मैं आपको बता रहा था कि वीनस बहुत ब्राइटेस्ट प्लैनेट, बहुत ब्राइट प्लैनेट है। तो अगर आप ये दिनों में वेस्टर्न स्काई में देखेंगे तो यू विल फाइंड वीनस शाइनिंग लाइक अ स्टार, राइट? तो वीनस इज कॉल्ड इवनिंग स्टार, बट इवनिंग प्लैनेट बोल के कुछ नहीं है, राइट? ब्लू प्लैनेट तो अर्थ को ही बोलते हैं बिकॉज अर्थ की सरफेस पे 70% वाटर है। तो स्पेस में जाके वो ऑलमोस्ट ब्लू दिखाई देता है। So the answer is fossil planet. A planet is called fossil planet if there is absence of any strong atmosphere, right? तो मून के ऊपर एटमॉस्फेयर बिल्कुल भी नहीं है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फॉसिल। तो हो गया ऑलमोस्ट, बस ये लास्ट स्लाइड ही है। विच इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम? लार्जेस्ट सैटेलाइट, नॉट द लार्जेस्ट प्लैनेट। मून। सर टाइटन। नहीं, टाइटन तो भी बताया था, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट।
अभी जब ऊपर तो सर गानियम में, क्योंकि वो Ganymede, सबसे बड़ा लग रहा है। अच्छा, हाँ मतलब Ganymede, लॉजिक गलत है बट आंसर सही है, राइट। हाँ तो Ganymede। नाम बड़ा है इसका मतलब वो चीज भी बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। सर मार्क्स तो आंसर के लिए मिलेंगे, लॉजिक के लिए नहीं। हाँ, लिटिल और इज, उसी लॉजिक पे हम कुछ और लिख सकते, कुछ लोग लिटिल इज सोचेंगे बिगर देन यूरोपा बिग, भी हो सकती है, है ना। तो ठीक है, तो ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है। नहीं, यूरोप सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, तो वो सैटेलाइट भी सबसे छोटा ही होगा। अबे उसीलिए ऑक्सीमोरॉन के नियम से लार्जेस्ट सैटेलाइट चलो के छोड़ो। लिए हाँ, रख तो सकते आंसर हैं। इज दिस, गैनीमीड। तो ये गैनीमीड इज द लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, एंड सेकंड लार्जेस्ट इज टाइटन, जो पहले आ चुका था, राइट। मून नहीं है, एंड गैनीमीड इज द सैटेलाइट ऑफ जुपिटर। तो इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द साइज ऑफ अर्थ। इसका जो डायमीटर है वो 5000 किलोमीटर है, अर्थ का डायमीटर 6000 किलोमीटर है, राइट। तो अर्थ से थोड़ा ही छोटा है, राइट। एंड मरकरी तो प्लैनेट से भी बड़ा ही है, मरकरी प्लैनेट से बड़ा है ये सैटेलाइट, ठीक है। टाइटन इज द सैटेलाइट ऑफ सैटर्न एंड यूरोपा इज द सैटेलाइट ऑफ जुपिटर। तो यूरोपा भी, जो ऊपर नाम आया था यूरोपा, वो भी जुपिटर का ही सैटेलाइट है, ये भी जुपिटर का ही सैटेलाइट है, बट ये लार्जेस्ट है, ठीक है। ओके, तो आई होप आप लोग को काफी सारी इंफॉर्मेशन नई मिली होगी, है ना। तो थोड़ा मजा भी आया होगा, नहीं। तो इसी तरीके से हम लोग मिलते रहेंगे एवरी ऑल्टरनेट वीक, ठीक है। तो वील स्टॉप हियर बाय नाउ। सर, थैंक यू। थैंक यू। बाय। 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 Bye, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर, बाय सर।